हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर अकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च इथिक्स के बारे में। बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। रिसर्च इथिक्स। तो रिसर्च इथिक्स को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं इथिक्स क्या होता है। तो इथिक्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर ओन एंड अदर्स बिहेवियर, मतलब हमारे बिहेवियर और दूसरों के बिहेवियर को गवर्न करता है ये इथिक्स। Ethics are the principles and guidelines that helps us uphold the things we value। ठीक है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होंगे इथिक्स के अंदर और कुछ गाइडलाइंस होंगे जो हम चीज़ों को वैल्यू करते हैं, उन चीज़ों को अपहोल्ड करता है ये। ठीक है, इथिक्स एंड लॉ डिफरेंट एस्पेक्ट, मतलब देखिए इथिक्स और लॉ दोनों एक चीज़ नहीं होते हैं। इथिक्स एंड लॉ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मतलब दोनों चीज़ अलग अलग होते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप का मर्डर कर देते हैं तो मर्डर करने से आपको हो जाएगी जेल। क्यों? क्योंकि जो मर्डर हुआ है वो है अनलॉफुल एक्टिविटी, इस वजह से आपको जेल हो गई। लेकिन हाँ, साथ में वो अनइथिकल एक्टिविटी भी है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम किसी का मर्डर कर दें, आप सोचते हैं कि आप किसी का मर्डर करना चाहते हैं, वो उसकी वजह से तो आपको जेल हो नहीं जाएगी, लेकिन आपके सोचने मात्र से वो चीज़ अनइथिकल है। मतलब आप बस अगर ये सोचते बस हैं कि किसी का मर्डर करना चाहते हैं तो वो चीज़ अनइथिकल होगी। तो ये डिफरेंस है इथिक्स एंड लॉ में। रिसर्च इथिक्स आर द सेट ऑफ इथिकल गाइडलाइंस। तो रिसर्च इथिक्स क्या होगी? कुछ इथिकल गाइडलाइंस होंगी जो गाइड करेगी हमारे साइंटिफिक रिसर्च को कि कैसे कंडक्ट किया जाना चाहिए ये। ठीक है, तो रिसर्च इथिक्स गवर्न्स द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट फॉर साइंटिफिक रिसर्चर्स। इट इज़ द गाइडलाइन फॉर रिस्पॉन्सिबली कंडक्टिंग द रिसर्च। मतलब गाइडलाइंस है जो साइंटिफिक रिसर्च है हमारा, या फिर हमारा जो रिसर्च है उसको किस तरह से रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट किया जाए, ये गाइडलाइंस भी देता है रिसर्च इथिक्स। कुछ बेनिफिट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है कुछ बेनिफिट्स होंगे तभी रिसर्च इथिक्स को हम फॉलो करते हैं रिसर्च में। सबसे पहला बेनिफिट्स, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द एम्स ऑफ रिसर्च। हमारा जो एम्स है रिसर्च का वो प्रमोट करता है, सच एज ब्रिंगिंग आउट ट्रूथ एंड अवॉइडेंस ऑफ एरर्स। ठीक है, हम देखो हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं? किसी चीज़ के ट्रुथ को पहचानने के लिए, हमको पता चल जाए कि उस चीज़ का एग्जैक्ट ट्रुथ क्या है, इसलिए हम रिसर्च कर रहे हैं। एरर कितने से ज़्यादा हम अवॉइड कर सकें, इसलिए भी हम रिसर्च इथिक्स को फॉलो करते हैं। इट प्रमोट्स द वैल्यूज़ दैट आर इसेंशियल टू कोलैबोरेटिव वर्क। देखिए ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस, ये सब क्या है? कोलैबोरेटिव वैल्यूज़ हैं। ये कोलैबोरेटिव वैल्यूज़ को आपको रिसर्च वर्क में ना अपहोल्ड करना पड़ेगा, और ये अपहोल्ड करवाएगा आपसे रिसर्च इथिक्स। ठीक है, सो इट होल्ड्स द रिसर्चर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड सोसाइटी। फेयर पॉइंट है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर रिसर्च। देख, रिसर्च को ना बहुत ही रिस्पेक्टेबल नज़रिए से देखा जाता है सोसाइटी में। अगर आप इथिकल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो कोलैबोरेटिव वैल्यूज जैसे ट्रस्ट है, पब्लिक सपोर्ट खो देंगे। ट्रस्ट खत्म होगा, पब्लिक सपोर्ट खत्म होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से होगा क्या? जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके रिसर्च में, वो भाई क्यों आएंगे जब आपको उनको पता है कि आपको इथिकल गाइडलाइंस फॉलो नहीं करनी है, तो वो अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डालेंगे आपके साथ कोलैबोरेट करके। ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट बिल्ड करने में हेल्पफुल होता है, विच इन टर्न कैन हेल्प इन गेटिंग पार्टिसिपेंट्स हु टेक पार्ट इन द रिसर्च विलिंगली। ठीक है, सो मेन अप्रोचेस टू द रिसर्च इथिक्स। 3 अप्रोचेस हैं रिसर्च इथिक्स के, जो कि इस प्रकार है। पहला है डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा है इथिकल स्केप्टिसिज्म अप्रोच, तीसरा है यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच। ठीक है, अब देखते हैं बारी बारी से ये डिओन्टोलॉजिकल, इथिकल और यूटिलिटेरियनिज्म है क्या। डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच ऑफ रिसर्च इथिक्स को डेवलप किया है इमैनुअल कांत ने। देखिए इसमें बात क्या होगी ना कि अगर आपको किसी डिसीजंस में जाना है और वो आपको इथिकल डिसीजंस में जाना है एक्चुअली, तो आपको ढूंढना, आइडेंटिफाई करना है यूनिवर्सल कोड। उन यूनिवर्सल कोड के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले लीजिए, तो जो आपके डिसीजंस होंगे वो होंगे इथिकल डिसीजंस। ये कहते हैं डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच को मानने वाले। ठीक है, दिस इज एन एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। डू नॉट किल। देखिए किसी को मारना किसी भी कंडीशन में सही नहीं बताया, मतलब ये यूनिवर्सल
कोड है, सब कोई मानेगा, किसी भी प्लेस में होंगे ये चीज़ सब एग्री करेंगे कि डू नॉट किल, मतलब ये किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। डू नॉट स्टील, चोरी नहीं की जानी चाहिए। कीपिंग प्रॉमिस, आप किसी को प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये आपको काम ये करूँगा, ठीक है, तो और आप करते नहीं, बार बार अपनी कही हुई बातों से मुकर जाते हैं, तो ये अनइथिकल है डिओंटोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग। दूसरा अप्रोच है इथिकल स्केप्टिसिज्म अप्रोच। देखिए ये क्या कहता है ना कि कोई यूनिवर्सल कोड जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। देखिए इट स्टेट्स दैट इथिकल स्टैंडर्ड्स आर नॉट यूनिवर्सल, ठीक है, तो बट आर रिलेटिव टू वंस ओन पर्टिकुलर कल्चर एंड टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर कल्चर और टाइम के बेस पे इथिक्स को डिसाइड किया जाएगा, मतलब आपके जो डिसीजंस होंगे वो पर्टिकुलर कल्चर और टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे, ठीक है, ये कोई यूनिवर्सल कोड नहीं होगा इसमें। इट क्लेम्स दैट देयर आर सिंपली नो मोरल फैक्ट्स, कोई मोरल फैक्ट्स नहीं होंगे। दिस इज बेस्ड ऑन रिलेटिविज्म, मतलब ये रिलेटिविज्म पे बेस्ड है कि कल्चर क्या है एंड टाइम क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच, देखिए डिसीजंस रिगार्डिंग इथिक्स इन रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन एन एग्जामिनेशन कंपेरिजन ऑफ कास्ट एंड बेनिफिट्स दैट में अराइज फ्रॉम अ स्टडी। आपको डिसीजन लेना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस डिसीजन से हमको बेनिफिट क्या होने वाला और उस डिसीजन को लेने में हमको घाटा क्या होगा या फिर उस डिसीजन का कॉस्ट क्या है। इसका एग्जामिनेशन का तरीका सबसे अच्छा है, रिस्क और बेनिफिट आप देख लीजिए। अगर किसी भी डिसीजन से आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा और बेनिफिट उतना मिल नहीं रहा है रिस्क के अकॉर्डिंग, तो वो डिसीजन आपका अनइथिकल हो जाएगा या फिर वो आपका काम अनइथिकल हो जाएगा। रिस्क कम है लेकिन बेनिफिट ज़्यादा है तो वो इथिकल हो जाएगा। ये कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच को मानने वाले, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सम डिजायरेबल एलिमेंट्स टू इंश्योर इथिक्स इन रिसर्च, ठीक है। आपको रिसर्च में इथिकल बने रहना है तो कुछ डिजायरेबल एलिमेंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले चीज़ है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किसमें? इन रिपोर्टिंग डेटा, मतलब जो भी आप डेटा गैदर किए हैं उनको रिपोर्ट करते समय आप ऑनेस्टी दिखाएंगे। रिजल्ट्स, मेथड्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं सही से, ये ऑनेस्टी मेंटेन होनी चाहिए इसमें। प्रोसीजर्स, पब्लिकेशन स्टेटस, इन सब चीज़ों पे आपको, मतलब पूरे रिसर्च के प्रोसेस में आपको ऑनेस्टी दिखाना है। ऑब्जेक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है, अगर बायसनेस से बचना है तो ऑब्जेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। इंटीग्रिटी, एक्टिंग विथ सिंसियरिटी, मतलब आपको सिंसियर होना पड़ेगा अपने काम के प्रति। केयरफुलनेस टू अवॉइड केयरलेस इरर्स एंड नेग्लिजेंस एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। ओपननेस इन शेयरिंग डेटा, रिजल्ट्स, सबसे मेन चीज़ इसमें है ओपननेस टू क्रिटिसिज्म एंड न्यू आइडियाज़, ठीक है। आपको हमेशा बोला जाता है कि हमेशा क्रिटिसिज्म के लिए ओपन रहो, क्योंकि क्रिटिसिज्म की वजह से आपका काम बेहतर होगा। हालांकि वो क्रिटिसिज्म पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा क्रिटिसिज्म कर दें कि आप काम ही बंद कर दें। सो ओपननेस टू क्रिटिसिज्म। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, किसी के काम को आपको चोरी नहीं करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कोई बुक है उसको चोरी करके दिखा दी भैया, उसका काम उठा के आपने अपने में दिखा दी कि नहीं ये हमने किया है, तो वो सही बात नहीं है, वो इथिकल नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशंस, पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड प्राइवेसी इश्यू। देखिए जब आप रिसर्च करेंगे हो सकता है आपको ह्यूमन पार्टिसिपेंट से डील करना पड़े। जब ह्यूमन पार्टिसिपेंट से डील करेंगे तो अगर हो सकता है कोई आपका टॉपिक ऐसा है रिसर्च का जो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, तो उसमें आपको जो उनका जो पर्सनल रिकॉर्ड्स है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक ना होने पाए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशंस विद एम टू सर्व द सोसाइटी। एम क्या होना चाहिए पब्लिकेशन का? सर्व द सोसाइटी। रिसर्च का एम इसीलिए यही होता है कि सोसाइटी को सर्व करें, सोसाइटी के वेलबींग के लिए हो। अवॉइडिंग वेस्टफुल एंड डुप्लीकेटिव पब्लिकेशंस, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स, देखिए आपके साथ भी बहुत लोग काम कर रहे होंगे, आपके अंडर काम कर रहे होंगे रिसर्च में, तो उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाना है आपको, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस और फैक्टर, मतलब किसी भी तरीके का आपका डिस्क्रिमिनेशन उनको नहीं दिखाना है। इंश्योरिंग लीगलिटी, ठीक है, लीगलिटी इंश्योर करके रखना है। ये कैसे हो सकता है? बाय ओबेइंग रिलीवेंट लॉज। देखिए जिस इंस्टीट्यूट में आप काम करें तो उसके कुछ पर्सनल इंस्टीट्यूट से कुछ लॉज होंगे, कुछ गाइडलाइंस होंगे, तो उनको आपको फॉलो करना है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होगी तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए आपको रिसर्च करना है। एनिमल केयर
थ्रू प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। देखिए एनिमल केयर जो भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, एनिमल केयर का भी एक गाइडलाइंस होती हैं, गवर्नमेंट्स की भी गाइडलाइंस हैं, इंस्टीट्यूट्स की भी गाइडलाइंस हो सकते हैं, उनको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है ताकि एनिमल को कोई हार्म ना हो सके। ठीक है, इसी तरह ह्यूमन पार्टिसिपेंट के साथ जो आप डील करते हैं तो उसके लिए भी कई सारी गाइडलाइंस हैं, तो उसको भी आपको फॉलो करना होता है। स्टेक होल्डर्स इन रिसर्च, 3 तरीके के स्टेक होल्डर्स होंगे आपके रिसर्च में। सबसे पहला स्टेक होल्डर होगा रिसर्चर, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप खुद एक स्टेक होल्डर होंगे। दूसरे पार्टिसिपेंट सारे सब्जेक्ट, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हो सकता है, फिर कोई सब्जेक्ट्स हो सकता है, तो दूसरा स्टेक होल्डर हो गया। तीसरा स्टेक होल्डर होगा द फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको आपके रिसर्च के लिए फंड कर रही है। ये 3 स्टेक होल्डर होते हैं। क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इसमें स्टेक होल्डर गिवन ऑप्शन में से स्टेक होल्डर कौन सा नहीं है रिसर्च में। ठीक है, तो आपको इजी सा है, पार्टिसिपेंट, आप खुद मतलब रिसर्चर, और द फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? देखिए अवॉइडिंग बायस, दर शुड बी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि बायस को ना कंसीडर किया जाता है अनइथिकल। आप बायस्ड नहीं हो सकते, आपने ना तो रिजल्ट में, पूरे रिसर्च के प्रोसेस में कहीं पे भी आप बायस्ड नहीं हो सकते, बायसनेस को कंसीडर किया जाता है अनइथिकल। यूजिंग एन इनअप्रोप्रिएट रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। देखिए इसमें होगा क्या, डिलिब्रेट यूज ऑफ हाईली बायस्ड सैंपल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सो सैंपल आपका बायस्ड नहीं होना चाहिए, आप सैंपल चूज करते समय बायस्ड नहीं हो सकते हैं। आपका मेथड प्रॉपर होना चाहिए, जो भी मेथड का एक तरीका होता है, जो भी मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर सीक्वेंस या फिर साइंटिफिकली आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाएंगे, और प्रोसीजर इज अनइथिकल। ठीक है, तो इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, दिस कैन बी डन टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। देखिए आप डेटा गैदर करते हैं, डेटा गैदर करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग आपको लगता है कि ये मेरा जो एम है रिसर्च का वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, या फिर दूसरे तरीके से रिजल्ट आएगा, जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं मिल पाएगा, आपने उसको घुमा दिया कि भाई अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर लिया, तो ये एक गलत तरीका है रिपोर्टिंग। इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेम सी बात है। इन्फॉर्मेशन आपने, हो सकता है आपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपने ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं और उनको आपने कॉन्फिडेंस में लिया और उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले लिया। ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपने कॉन्फिडेंस में लेके तो ले लिया, लेकिन उसका जो यूज होगा ना वो सिर्फ आप रिसर्च में करेंगे, उसके अलावा और कहीं नहीं करेंगे। एक तरीके से ये भी होगा इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए। फैब्रिकेशन, मेकिंग अप द डेटा टू गेट द डिजायर्ड आउटकम। देखिए आपने रिसर्च एक्चुअली किया ही नहीं, या थोड़ा बहुत किया और रिजल्ट उतने से मिल नहीं रहा, आपको डिजायर्ड आउटकम चाहिए, आपने अपने से कुछ डेटा बना लिए, तो आप डेटा कुछ अपने से खुद से बना जब लेते हैं तो वो उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चंस में आ सकता है। एक्चुअली फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेजियरिज्म, तीनों को बोलते हैं साइंटिफिक मिसकंडक्ट, तीनों को बोलते हैं साइंटिफिक मिसकंडक्ट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आने के चांसेस सब इस रिसर्च इथिक्स पार्ट से इन्हीं के होते हैं। तो फॉल्सिफिकेशन, मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा या फिर मैनिपुलेटिंग द डेटा। इसमें क्या होगा, डेटा तो आपने गैदर कर लिया, लेकिन आपका जो आउटकम आ रहा है वो आपके जो आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो अपना डेटा को थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं, ताकि आपका जो आउटकम है आपके अकॉर्डिंग आ जाए, तो ये भी अनइथिकल है। प्लेजरिज्म क्या होता है, किसी और का आइडिया है, थॉट है, वर्क है, उसको आप अपने काम में दिखा दिया कि भाई ये मेरा काम है, और उसको ओरिजिनल ओनर को आपने कोई क्रेडिट ही नहीं दिया। ठीक है, तो इसीलिए आपको रेफरेंसिंग सिखाई जाती है कि आप जब भी किसी के वर्क को आप यूज करेंगे तो उसको साइटेशन देना पड़ता है कि भाई ये काम हमने किसी और का यूज किया है, तो इसको बोलते हैं प्लेजियरिज्म। सो इनकरेक्ट ऑथरशिप का मतलब क्या है? देखिए कई बार ऐसा होता है जब आप कोई बुक या जर्नल या आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो आपका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ऑथरशिप दे सकते हैं कुछ किसी ऐसे इंसान को हु डज नॉट क्वालिफाई फॉर द ऑथरशिप, मतलब वो ऑथरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता, लेकिन आपने उसका नाम डाल दिया कि भैया हमारे साथ साथ इन्होंने भी काम में हेल्प किया और ये भी एक ऑथर थे, तो उनका भी नाम पड़ेगा। एंड नॉट गिविंग ऑथरशिप टू द पर्सन हु क्वालिफाई फॉर द ऑथरशिप, और जो पर्सन एक्चुअल में ऑथरशिप के लिए क्वालिफाई कर रहा है आप उसको ऑथरशिप दे ही नहीं रहे, उसका नाम ही नहीं डाल रहे कि अच्छा ये काम का ऑथर ये भी है। सो ये दोनों काम ना
अनइथिकल होगा आपका। डुप्लीकेट एंड पार्शियल पब्लिकेशन, डुप्लीकेट पब्लिकेशन इज पब्लिशिंग द सेम डेटा एंड सेम रिजल्ट्स इन मोर देन वन पब्लिकेशन और जर्नल। आपने कोई रिसर्च, अब उस रिसर्च के अकॉर्डिंग आपने एक पेपर पब्लिश किया, अब उसी के उठा के आप दूसरे जर्नल में दे दिए कि भाई हमारा ये रिसर्च पेपर है, आप इसको पब्लिश कर दीजिए, तो वो हो गया डुप्लीकेट पब्लिकेशन, ये अनइथिकल है। पार्शियल पब्लिकेशन क्या है? पार्शियल पब्लिकेशन, आपने एक रिसर्च किया, मान लेते हैं उसके 5 रिजल्ट आए, आपने 3 का रिजल्ट बनाया, एक पेपर 1 और 2 का रिजल्ट का बनाया पेपर 2। आप कह रहे हैं कि 2 पेपर हैं हमारे पास और 2 पेपर को अलग अलग आप पब्लिश कर देते हैं, तो ये भी अनइथिकल है, क्योंकि ये पांचों जो रिजल्ट हैं, मतलब जो भी कंक्लूजन आया, 5 पॉइंट्स जो आपके कंक्लूजन्स में हैं, वो एक पेपर का या फिर एक ही डेटा से आया है, एक ही मेथडोलॉजी यूज हुई है, एक ही पॉपुलेशन यूज हुआ है, एक ही सैंपल यूज हुआ है, तो ये सिर्फ एक पेपर के अंदर होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं, डुप्लीकेट और पार्शियल पब्लिकेशन होता है, तो ये अनइथिकल होगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इस डुप्लीकेट और पार्शियल पब्लिकेशंस के लिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ एक तरीके से एक्सेप्शंस कह सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। उस कंडीशंस में आप ये काम कर सकते हैं, वो भी जर्नल के एडिटर से बात करने के बाद। जर्नल के एडिटर से या फिर जहाँ भी आप पब्लिश कर रहे हैं, उससे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको परमिशन देंगे कि हाँ आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो अनइथिकल है। क्वेश्चन आएगा कि डुप्लीकेट एंड पार्शियल पब्लिकेशन अनइथिकल है कि इथिकल है, तो ये अनइथिकल है, ठीक है। एक्सेप्शन केस में इथिकल होता है। सो इंपॉर्टेंट मेजर्स टू मेक रिसर्च मोर इथिकल, कुछ मेजर्स हैं जिनको रिसर्च को इथिकल बनाया जा सकता है। सबसे पहली चीज़, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आपके पार्टिसिपेंट्स जो भी होंगे, आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कैसे कैसे डेटा उनसे आप लेंगे और उस डेटा को कैसे यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें जब आप उनको बताएंगे, तो वो अगर वो हाँ बोलते हैं काम के लिए, तो वो हो जाएगा इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट आल्सो इंक्लूड द नॉलेज दैट द इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरी, ठीक है। अगर पार्टिसिपेंट को पता है सारी चीज़ें कि आप उस डेटा का क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जो भी है, तो वो वॉलंटरी हो जाएगा, मतलब उन्होंने जानबूझ के हाँ बोला है, ठीक है, वो धोखे में नहीं है। एंड दैट पार्टिसिपेंट्स कैन विड्रॉ फ्रॉम द स्टडी एट एनी टाइम। अगर पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि वो अब यहाँ पे इस कंडीशन में रिसर्चर की हेल्प नहीं कर सकता, तो वो बीच में भी विड्रॉ कर सकता है कि सॉरी भैया, टाटा बाय बाय, अब आप अपना काम करिए, हमारे बस का नहीं है। सेकेंड वन इज द स्क्रीनिंग। It is an attempt to select only those individuals for study who show a high tolerance for potential risk। देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, मैं इस रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट के लिए वैक्सीन यानी कोविड-19 की वैक्सीन के लिए कई सारे एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ। जब कोविड-19 की वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही थी या ट्रायल चल रहा था, तो आर्मी पे बहुत ज़्यादा ट्रायल हुए थे, आर्मी मैन पे, आर्मी के लोग जो थे, आर्मी या फिर डिफेंस के लोग एक तरीके से कहते, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यूज हुआ था टेस्टिंग के टाइम पे, और हर कंट्री में हुआ था। तो इसका रीज़न ये था कि आर्मी के जो पर्सनल है ना, वो ज़्यादा फिट है आम लोगों से, उनकी जो टॉलरेंस है, उनकी बॉडी की जो टॉलरेंस है, वो आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा होता है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। सो इसलिए आर्मी मैन को चूज किया गया था, या फिर उनको फिट माना जाता है, कोविड-19 वैक्सीन के लिए माना गया था। सो यही चीज़ इसमें लिखी गई। तो इट इज़ एन अटेम्प्ट टू सेलेक्ट ओनली दोज इंडिविजुअल्स, केवल उन इंडिविजुअल्स को चूज करिए फॉर स्टडी हु शो ए हाई टॉलरेंस फॉर पोटेंशियल रिस्क। मतलब देखिए, कभी कभी रिसर्च में ना रिस्क हो सकता है, तो बेटर वो है कि जो ज़्यादा टॉलरेंट हो, ज़्यादा अच्छे से झेल सके प्रॉब्लम को, उसको चूज करें। पायलट स्टडी, व्हेन द पोटेंशियल हार्म्स आर अनसर्टेन, पायलट स्टडी इज एन इथिकल स्टेप, ठीक है। देखिए, आपको पता नहीं है कि आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं, तो बेटर ये है कि आप पायलट स्टडी कर लीजिए पहले। पायलट स्टडी क्या होता है? मतलब कोई भी आप जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट, मतलब एक छोटे लेवल पे आप वही रिसर्च, सेम रिसर्च छोटे लेवल पे कर लीजिए, वो आपका होगा पायलट स्टडी। आउटसाइड प्रपोजल रिव्यू, रिक्वेस्टिंग अदर्स टू रिव्यू रिसर्च प्रपोजल इज ए हेल्पफुल प्रिकॉशन फॉर मिनिमाइजिंग रिस्क, ठीक है। आपको आइडिया नहीं है, तो आप कुछ ऐसे लोगों से मिलिए जिनको इस आपके रिसर्च के रिलेटेड आइडिया ज़्यादा है, उनको अगर पता हो कि रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, तो आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं उन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये एक तरीका है आउटसाइड प्रपोजल रिव्यू के थ्रू
रिसर्च को और ज़्यादा इथिकल बनाने के लिए। यूज प्रोफेशनल कोड्स, देखिए आप अपने काम में प्रोफेशनलिज्म दिखाइए, वो इथिकल हो ही जाएगा। देखिए कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो सकते हैं रिसर्च से रिलेटेड, डिजाइंड होते हैं टू प्रोटेक्ट और एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स इंडिविजुअल्स। ठीक है, सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, एडवांस करते हैं जो गवर्नमेंट गाइड रेगुलेशंस हैं। दस द रिसर्चर्स आर रिक्वायर्ड टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस। ठीक है, तो इन गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही आपको रिसर्च करना है। तो ये हो गया गवर्नमेंट रेगुलेशंस। सो यस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और बेल आइकन दबा दें। देखिए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कर रहा हूँ मेहनत, जल्द से जल्द मैं आपको पूरा सिलेबस के वीडियोस प्रोवाइड कर। आपका काम यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।